स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों एलपी और टेक्नीशियन को देखते हुए जो स्पेशल सीरीज चलते आ रहा है उसमें फिर से आज आगे आ गए हैं। और जो कल जो रिवीजन के रूप में क्लास कराया गया था, जो यहाँ डेली होमवर्क दिया जाता है, जो कि जानते भी होंगे कल संडे था और कल संडे का जो स्पेशल होमवर्क दिया गया था, जो होमवर्क जो आपको प्रीवियस डे में देते आ जा रहा था, उसके माध्यम से आपको क्यों जो देखने को मिल रहा होगा। मतलब एक बुक का जो सिलेबस जो दृष्टि बुक से पब्लिकेशन से चलते आ रहा है, उसका एक चैप्टर जो था मानव में अंग जो था मानव शरीर के तंत्र, उसका क्लास पूरे ख़त्म करने के बाद एक दिन जो है संडे को स्पेशल जो है रिवीजन के रूप में देखने को मिल रहा होगा। अगर आप सभी उसको नहीं देखें जाके देख सकते हैं, पूरा प्रीवियस ईयर का उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है और आप जाइएगा चैनल पे भी तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और बहुत सारे लोग का ये आपको कमेंट रहता है कि आपको जो होमवर्क कहाँ मिलता है, तो होमवर्क आपको बताते चले जो कि डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहाँ जा सकते हैं। नहीं तो आप कम्युनिटी गाइडलाइन में जाइएगा यूट्यूब के चैनल के जो एफएमएससी का है, वहाँ से जाके आप किसी वीडियो के नीचे जाके जो वहाँ से आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद आपको होमवर्क मिलेगा। आपको जो भी गिला शिकवा या कोई भी क्यूरी होगा तो वहाँ से आप उसके माध्यम से हम लोग के द्वारा दूर कर सकते हैं। तो आज जैसा कि होमवर्क में दे भी दिया गया था पहले, जो जीवों में पोषण, जो कि न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि आपको दृष्टि पब्लिकेशन का बुक है। और इसमें सिर्फ जो है आज आपको जो है विटामिन पोषक खनिज लवण उत्सर्जन, विटामिन पोषक खनिज लवण और उससे होने वाली बीमारी रोकथाम के बारे में पढ़ना है। तो वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है। और इस विटामिन से संबंधित क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछने का जो है संभावना रहता है। मतलब हर एग्ज़ाम में आपको जो विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसका कहीं वैज्ञानिक नाम, उससे होने वाले रोग, उससे बचने के लिए क्षमता जो भी रहता है और कहाँ किस में पाया जाता है, ये सारा चीज़ उसमें दिया हुआ रहता है। उससे संबंधित क्वेश्चन ही जो है उसी के रिगार्डिंग जो पूछा जाता है। तो वीडियो काफ़ी शानदार, जानदार और हर दिन के भांति फिर से ललन टॉप होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक दिल थाम के बैठे रहिएगा। जो क्वेश्चन जानते हैं, अगर होमवर्क पढ़े होंगे तो उसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं जानते हैं तो हमारे द्वारा जो बताया जा रहा है उसको सीखने और समझने के साथ साथ दिल के साथ साथ अपने दिमाग में भी उतारने का प्रयास कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीक़ा से आपको वीडियो जो है वो हर दिन की भांति जो है रोज़ जो है, चाहे संडे हो मंडे हो, आपको हर दिन जो है वो क्लास मिलता ही है। बिना छुट्टी किए हुए रेगुलर रूप से कंटिन्यू रूप से स्टडी जो है आपको एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से मिलने वाला है। इसलिए सभी लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और अपने सभी साथी संगीती को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए, जो सभी लोग साथ में तैयारी करते हैं। और आप लोगों की सूचना है कि जो आपको BSPSCL का क्लास जो कुछ दिनों से बंद चलते आ रहा था, उसको फिर से सुचारू रूप से ढंग में लाने के लिए हम लोग के द्वारा अथक प्रयास किया जा रहा है। कुछ ही दिनों में हालिया ही रिपोर्ट के अनुसार जो है आपको जो है वो आपको क्लास जो है फिर से पूर्ण सुचारू रूप से वो देखने को मिलने वाला है। इसी क्लास में जो है अल्टरनेट डे में जो है आपको BSPSCL के साथ साथ जो है साइंस स्पेशल भी चलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। बताइएगा आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि नाम से ही स्पष्ट है, जीवों में पोषण। बता दीजिएगा पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि जीवों में सभी आवश्यक पोषक पदार्थों का अंतर्ग्रहण करके जो उनकी वृद्धि, विकास और रखरखाव के लिए जैव प्रक्रम सुचारू रूप से चलाने के जो आवश्यक तत्व होते हैं उसको क्या कहा जाता है? पोषण उसको कहा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। और ये आवश्यक पोषक पदार्थ जो है ना, ये कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? आहार से प्राप्त किए जाते हैं। और आहार जो समुचित मात्रा में एक दूसरे को मिलता है उसी को कौन सा आहार कहा जाता है? संतुलित आहार कहा जाता है। कौन सा आहार? संतुलित आहार उसी को कहा जाता है। चलिए अब जो है आहार के कुछ विभिन्न अवयव हैं। मतलब आहार में कौन कौन से अवयव पाए, जैसे आप लोग जो खाना खाते हैं ना उसी को आहार कहा जाता है। कुछ लोग कोई हार्ड आहार लेते हैं, कुछ लो आहार लेते हैं, कुछ लोग आहार लेते भी नहीं हैं, आहारहीन भी रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आहार में क्या क्या सा अवयव पाया जाता है उसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो पहला हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। महेश बाबू क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। देखिए शरीर को ऊर्जा देने का काम किसका हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट का हो जाएगा। और इसके कुछ मुख्य स्रोत हो जाएंगे, इसमें शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज आते हैं, चावल पे भी आते हैं। हम जानते हैं आप चावल बहुत खाते हैं, इसके लिए उस पर भी आते हैं। आम, मक्का, गेहूं, चावल और बाजरा, ये सब क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत हो जाएगा। किसका स्रोत हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट का ही मुख्य स्रोत हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि स्टार्च या मंड मिलकर जो है ना, ये किस प्रकार के सेकेराइड का कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं? पॉलीसेकेराइड का। मतलब स्टार्च और मंड मिलकर जो है पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का ही निर्माण करते हैं। चलिए आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि स्टार्च और सेलुलोज जो है दोनों यह किसका स्रोत हो जाएगा? ये वनस्पति का स्रोत हो जाएगा। किसका स्रोत हो जाएगा? वनस्पति का। देखिए ये चैप्टर ही कुछ अजीब है, इसमें थोड़ा सा पढ़ने से क्वेश्चन नहीं बनता है, इसलिए नहीं बोलते हैं। उसके लिए शर्माने की जरूरत नहीं है, मतलब सीखने का प्रयास करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हर किसी को हर क्वेश्चन का जवाब आता है, बस हर कोई हमारी बातों को गहन अध्ययन के साथ सुन ले और समझ ले, वही सबसे बड़ी बात आपके लिए महानता होने वाली है।
तो बताइएगा स्टार्च और सेलुलोज दोनों किस प्रकार का स्रोत हो जाएगा? ये वनस्पति का स्रोत होगा। सुधीर बाबू किसका स्रोत होगा? वनस्पति का स्रोत हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि मंड जो है, मंड यह किसमें संचित भोजन के रूप में रहता है? ये पौधे में। पौधे में जो है ना मंड के रूप में भोजन क्या रहता है? संचित रहता है। जबकि कोशिका भित्ति जो है ये किसमें संचित रहती है? ये सेलुलोज में कोशिका भित्ति जो ये संचित में इसमें संचित रहती है, इसी में पाया जाता है। मतलब कोशिका भित्ति जो है ना सेल वाल से मिलकर, कहते हैं सेलुलोज से मिलकर जो ये बना होता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि स्टार्च में आयोडीन डालने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। यानी स्टार्च में जैसे ही आप आयोडीन डालिएगा उसका रंग कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। जबकि सेलुलोज में अगर कोई भी आयोडीन डालेगा तो उसका रंग प्राप्त जो है वो नहीं होता है। स्टार्च में ही जैसे आप आयोडीन मिलाइएगा उसका रंग कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। और ऐसे भी आपको नमक टेस्ट करने में आयोडीन की मात्रा है या नहीं है, वो आपको नीला और हरा से जो है ना आपको आयोडीन की मात्रा जो है वो चेक किया जाता है। चलिए इसके बाद आता है प्रोटीन। और सब लोग जानते हैं प्रोटीन जो हमारे शरीर की वो कड़ी है जो शरीर के हर क्षेत्र में बढ़ाने में हमारी सहायता प्रदान करती है। आपकी शारीरिक कमजोरी कमज़ोर हो रही है, मर्दाना ताकत कमज़ोर हो रही है, उसके लिए प्रोटीन लेना पड़ेगा। शारीरिक वृद्धि नहीं हो रही है, उसके लिए ही प्रोटीन लेना आवश्यक है। चक्कर आ रहा है, घुर्मी आ रहा है, इसके लिए प्रोटीन लेना जो है वो जरूरी हो जाएगा। शरीर कमज़ोर है, मोटा नहीं रहे, इसके लिए प्रोटीन लेना भी जो है वो जरूरी हो जाएगा। मतलब हर चीज़ में जो है प्रोटीन जो है आपका एक महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। तो बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रोटीन का निर्माण जो है ना किस अम्ल के मिलने से होता है? अमीनो अम्ल के निर्माण मिलने से ना किसका निर्माण होता है? प्रोटीन के, अमीनो अम्ल के मिलने से प्रोटीन का निर्माण जो है वो होता है। सुधीर बाबू कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बता दीजिए, क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सामान्य क्रियाविधि जो है ना, क्रिया विधि और क्रिया में वृद्धि करने के लिए किसका आवश्यकता होना जरूरी है? प्रोटीन का होना जो है वो जरूरी हो जाता है। चलिए आगे बता दीजिए, क्वेश्चन है कि अमीनो एसिड जो है ये दो प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं, एक पादप से और एक जंतु से। किस किस से प्राप्त होते हैं? पादप से और जंतु से। अमीनो अम्ल कहाँ से प्राप्त होते हैं? पादप और जंतु। देखिए जैसे ही अमीनो एसिड आपको पादप और जंतु दोनों से प्राप्त होगा, जैसे ही अमीनो अम्ल मिलेगा उसका मतलब आपको क्या मिल रहा है? प्रोटीन मिल रहा है। तो पादप से कुछ प्रोटीन ऐसे मिलते हैं, उसका हम उदाहरण बताते हैं। जैसे हो गया मटर, सोयाबीन, राजमा, चना, मूंग, दाल, ये सब जो है यह सब जो है अमीनो एसिड कहाँ से मिलता है? ये पादप से मिलता है। और जंतु से मिलने का बात कीजिएगा तो मांस हो गया, मांस, मछली, अंडा, दूध, ये सब जो है, हाँ वही हुआ, ये सब किससे मिलता है? ये जंतु से मिलने वाला प्रोटीन हो जाएगा। समझ गए मैं साहब ना? आपको अमीनो एसिड कहाँ से मिलता है? पादप से और जंतु से। तो पादप से मिलने वाला जो आपको फल फूल हो गया, जैसे दाल हो गया, राजमा का दाल हो गया, चना का दाल हो गया, मटर हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब कौन हो जाएगा? पादप से मिलने वाला अमीनो एसिड हो जाएगा। और आपको जो जंतु से मिलता है वो कौन कौन हो जाएगा? मांस, अंडा, दूध, मछली, ये सब जो हो जाएगा ये जंतु से मिलने वाला हो जाएगा। देखिए इसमें एक अपवाद है जो मात्र एक हो जाएगा सोयाबीन। क्या हो जाएगा? सोयाबीन। सोयाबीन जो है ना गैर पशु प्रोटीन हो जाएगा जिसमें सभी प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। मतलब सोयाबीन ही एक ऐसा गैर पशु प्रोटीन है जिसमें सभी प्रकार के पाए जाते हैं अमीनो एसिड पाए। जैसे ही अमीनो एसिड पाया जाएगा ना तो प्रोटीन ऑटोमेटिक जो है उसमें मिलना स्टार्ट है, क्योंकि अमीनो अम्ल के मिलने से ही जो है प्रोटीन का निर्माण यानी संश्लेषण जो है उसमें होता है। तो याद रखिए सबसे बड़ा सोयाबीन जो है एक ऐसा पशु प्रोटीन हो जाएगा, गैर पशु प्रोटीन हो जाएगा जिसमें सभी प्रकार के अमीनो एसिड जो है वो पाए जाते हैं। चलिए आगे बता दीजिएगा कि प्रोटीन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। ये आपको हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और इसके अतिरिक्त इसमें गंधक। गंधक का अन्य नाम क्या हो जाएगा? सल्फर। गंधक यानी सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन और लोहा, इन सभी का कुछ कुछ अंश जो है ये आप किसमें पाए जाते हैं? प्रोटीन में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ अब प्रोटीन की कहाँ कहाँ पर उपयोग होता है हम समझ गए। अब किसमें कितना ग्राम उपयोग करना है वो आपको बताने का प्रयास करना है। तो बता दीजिएगा सामान्य क्रियाशील महिलाओं के लिए जो है प्रोटीन की आवश्यक मात्रा लगभग एक दिन में कितना ग्राम होना चाहिए? 45 ग्राम। जो नॉर्मल लेडीज काम करती है उसके लिए कितना होना चाहिए? 45 ग्राम होना चाहिए। लेकिन जो महिला दूध पिलाती है उसके लिए कितना ग्राम आपको प्रोटीन होना चाहिए? 70 ग्राम जो है प्रोटीन की आवश्यकता उसको डेली होना चाहिए। नॉर्मल काम करने वालों के लिए 45 ग्राम और जो आपको स्तनपान महिला कराती है उसके लिए 70 ग्राम होना चाहिए।
चलिए आगे बता दीजिएगा, सामान्य शरीर में जो है ना अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20 हो जाती है, जिसमें आवश्यक कितना है? 9 गो आवश्यक अमीनो एसिड होता है और 11 गो जो है वो गैर आवश्यक अमीनो अम्ल होता है। मतलब 9 गो क्या हो जाता है? वो आवश्यक हो जाएगा और 11 गो होगा तो वो गैर आवश्यक। 20 गो का समझ गया ना? 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, इसमें आपको आवश्यक कितना है? 9 गो हो जाएगा और 11 गो क्या हो जाएगा? गैर आवश्यक यानी अनावश्यक हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, अब इसके बाद आता है वसा, और वसा से सभी लोग काफ़ी रूप से परिचित भी होंगे, उदाहरण यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं। आगे बता दीजिएगा कि शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने का प्रमुख खाद्य पदार्थ जो है किससे मिलता है? हमें वसा से मिलता है। अगर हमारे शरीर में अगर भोजन की कमी हो जाती है तो उस तत्कालिक ऊर्जा के लिए तो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, लेकिन उसके क्या हुआ? ग्लूकोज भी लिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा भी लिया जाता है, समझे? लेकिन हाँ उसमें पाया जाता है, लेकिन अगर आपको अधिक समय तक अगर कोई आदमी भूखे रहते हैं तो अगर आपको उसको तत्कालिक एनर्जी नहीं दीजिएगा तो वो वसा के संचित ऊर्जाओं के माध्यम से अपने शरीर को जो है वो पोषण करते हैं, रक्षा करते हैं। वसा हमारे शरीर में बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए वसा काम देता है। जो आदमी ज़्यादा वसा वाले होते हैं, मतलब वसा हमारे समझते हैं ना, जिनके पास ज़्यादा चर्बी होता है, जो ज़्यादा मोटे होते हैं, उनके पास वसा अधिक होता है और उनको आप थोड़ा जोर से ही मारेगा तो उनका शरीर पर जो इफेक्ट जो है वो कम पड़ेगा। गदगद नहीं करेगा, कम पड़ेगा, ठीक है। चलिए हाँ, वसा जो है हमारे शरीर में ताप को बनाए रखने में भी सहूलियत होता है, समझ गया ना? किसको बनाने में? ताप को बनाने में भी सहूलियत होता है। इसलिए देखते हो जाएगा भैंसी का चमड़ी मोट होता है ना। भैंसी जो है वो गर्मी के महीना में कीचड़ में रहना पसंद करता है और ठंडी के महीने में उसको ज़्यादा कवर नहीं भी दीजिएगा फिर वो सर्वाइव कर लेता है अन्य पशुओं की तुलना में। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि वसा जो है, वसा हमारे शरीर के नीचे जमा होकर ताप को बाहर निकलने से रोकता है। हम पहले ही बता दिए थे, वसा जो है हमारे शरीर में ताप को नियंत्रित करने का भी काम करता है और ताप को क्या कहते हैं ये तो बोल ही दिए। अब उसके बाद बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि वसा की उपापचयी क्रिया में जो है ना किससे किससे उपापचयी क्रिया होती है तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है? तो ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की उपापचयी क्रिया के द्वारा जो है वसा से भी हमारे शरीर में क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। वसा से भी हमारे शरीर में क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि मानव शरीर की कोशिका जो है यह वसा अम्लों का संश्लेषण करती है या नहीं करती है? ये नहीं कर पाती है। मानव शरीर का जो है ना कोशिका जो है ये वसा का क्या कहते हैं ऊर्जा वसा जो है मानव शरीर की कोशिका जो है वो आवश्यक अम्लों का संश्लेषण जो है वो नहीं कर पाती है। अब इसके बाद आते हैं विटामिन में, और विटामिन से सभी लोग चर्चित भी होंगे। और विटामिन का खोज कब किया गया था? 1911 में करने वाले फंक के द्वारा किया गया था, इतना बात जानते हैं। और इसका विटामिन एक क्वेश्चन भी पूछता है कि विटामिन जो है एक प्रकार का कैसा यौगिक है? कार्बनिक है, अकार्बनिक है? यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक हो जाए, कोई दिक्कत? विटामिन कैसा यौगिक है? कार्बनिक यौगिक। और ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी का जो कंबाइंड एग्जाम होता है 2017 में पूछा हुआ है, प्री एग्जाम में पूछा हुआ था कि विटामिन एक प्रकार का डैश यौगिक है, मतलब कैसा यौगिक है? कार्बनिक। ऑप्शन में आपको अकार्बनिक, कार्बनिक, जटिल, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक भी देता है। तो याद रखिए विटामिन हमेशा कैसा यौगिक है? कार्बनिक यौगिक हो जाएगा। और ये हमारे शरीर में रक्षा के लिए, हमारे शरीर में रोगों की आपूर्ति के लिए जो है विटामिन जो है हमारे शरीर में होना जो है वो आवश्यक होता है। अब इसके बाद आते हैं जल पे। जल से सभी लोग परिचित भी होंगे कि जब हाइड्रोजन में आग लगाएंगे तो क्या बनता है? जल बनता है, यानी पानी बनता है। और इसका सूत्र क्या हो जाता है? H2O हो जाएगा। देखिए ये तो हो गया सिर्फ जल बनाने की प्रक्रिया, लेकिन जल जो है हमारे शरीर में क्या करता है वो बताते हैं। यह भोजन में जो उपस्थित होता है ना पोषकों को अवशोषित करने में क्या होता है? सहायता करता है। ये जल का काम होता है। भोजन में जो उपस्थित पोषक तत्व रहता है उसको अवशोषित करने का काम कौन करता है? ये आपको जल के द्वारा किया जाता है। सिर्फ खाना खा लीजिएगा, पानी नहीं पीजिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारे शरीर में कुछ कमी ऐसा प्रतीत हो रहा है, जो कि भोजन को अवशोषण करने का काम कौन करता है? ये जल के द्वारा ही किया जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। अब जो है इसके बाद हमारे शरीर में कुछ खनिज लवण भी पाए जाते हैं, और उस खनिज लवण का तत्व क्या है और उसके कमी से होने वाले हमारे शरीर पर प्रभाव कौन कौन पड़ता है, हम प्रभाव पूछेंगे, आपको उसका कमी का नाम बताना है। समझ गए? बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि शरीर की वृद्धि अगर रुक जाती है और दांतों की या हड्डियों की दुर्बलता हो जाती है तो हमारे शरीर में किसकी कमी हो जाती है? कैल्शियम की कमी हो जाती है। और देखिए दूध एक ऐसा चीज़ है जिसमें आपको सब कुछ पाया जाता है, खनिज लवण से लेके विटामिन सी छोड़ के बाकी सब कुछ जो इसमें अधिक से अधिक मात्रा में पाया जाता है।
देखिए इसमें फास्फोरस भी इसमें रहता है, गंधक भी रहता है, क्लोरीन भी रहता है, लोहा भी रहता है, आयोडीन भी रहता है, तांबा भी रहता है, जिंक भी रहता है। तत्व के मामला में दूध में जो है ना इसमें अधिकांश भाग जो है दूध में पाया जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में अगर दांत और हड्डियां कमज़ोर हो रही है तो इसमें फास्फोरस के साथ साथ जो है आपको किसकी कमी हो रही है? कैल्शियम की भी कमी हो रही है। चलिए इसके लिए, इसको बढ़ाने के लिए दूध, अनाज, अंडा, मांस ये सब आपको जो है वो खाना पड़ेगा। चलिए आगे बता दीजिएगा कि अगर शरीर की दुर्बलता के साथ साथ अगर अंक घात की अगर आशंका हो रही है तो मतलब हमारे शरीर में किसकी कमी हो रही है? पोटेशियम की कमी हो रही है। मतलब जो हमारे शरीर में जो कहते नहीं है कि ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, अप हो रहा है, हृदय घात की अगर संभावना हो रही है तो हमारे शरीर में किसकी कमी हो रही है? पोटेशियम की कमी हो रही है। चलिए आगे बता दीजिएगा, भूख नहीं लगता है या पेशियों में ऐंठन देता है या आप थकावट हो जाते हैं, थक जाते हैं तो हमारे शरीर में किसकी कमी हो रही है? ये क्लोरीन की कमी हो रही है। किसकी कमी हो रही है? क्लोरीन की कमी हो रही है। और इसके साथ साथ सोडियम की भी कमी होती है, क्लोरीन और सोडियम की भी कमी हो जाती है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि दूध, मछली, मांस और हरी सब्जी में मैग्नीशियम के साथ साथ बहुत सारा चीज़ पाया जाता है। लेकिन एक बात बताइएगा, साबुत अनाज का भी देखे हैं लोग, गेहूं फुला के भी खाते हैं, मूंग फुला के भी खाते हैं, चना फुला के भी खाते हैं। तो ये सब साबुत अनाज जो लोग फुला के मतलब उसको जो है पहले दिन में रात में रख देता है उसको अंकुरित होने के लिए, और उसके उसको फुला के जो खाता है, इससे उसको मिलता क्या? उसमें किस तत्व की अधिकता होती है? मैग्नीशियम तत्व की बात कर रहे हैं। विटामिन ही मिलता है उसमें, लेकिन तत्व में जो है मैग्नीशियम की उसमें क्या मिलती है? अधिकता मिलती है। यानी साबुत अनाज खाने से कौन सा तत्व मिलता है? मैग्नीशियम अधिक मात्रा में मिलता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, अब आते हैं खनिज तत्व में। तो बुद्धिहीनता, घेंघा रोग, शारीरिक विकास जो शरीर का व्यक्ति का रुक जाता है, यानी घेंघा रोग, इस सब के लिए कौन से तत्व की कमी हो जाती है? आयोडीन की कमी हो जाती है। जनन क्षमता में कमी, भूख की कमी, उसके बाद खुरदर्दी त्वचा, इस समय विटामिन नहीं बताना, आपको तत्व का नाम बताना है। तो कौन सा तत्व हो जाएगा इसमें? इसके लिए आपको जिंक की कमी हो जाती है। जिंक की शरीर में अगर तत्व में कमी हो जाएगी तो आपको जनन क्षमता में कमी, खुरदरी त्वचा, रफ सरफेस नहीं होता है, शरीर खरखर करने लगेगा। उसके बाद दुर्बल सुरक्षा तंत्र, ये सब जो है जिंक की कमी से होता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। अब आते हैं विटामिन में। तो विटामिन शुरू में बता दिए, विटामिन एक प्रकार का कैसा यौगिक है? कार्बनिक यौगिक हो जाएगा। और हमको ये बता दीजिएगा कि विटामिन जो है ना, इसको सहायक आहार भी कहा जाता है। कौन सा आहार? सहायक आहार भी कहा जाता है। अगर आप खाना नहीं भी खाते हैं लेकिन विटामिन ले रहे हैं तो आपको खाना खाने के बराबर जो आहार और प्रोटीन मिलता है वो आपको बराबर जो है हो जाएगा। ठीक, ये जरूरी नहीं है कि आप खाना खाने से ही विटामिन लीजिए। अगर आप खाना नहीं भी खा रहे हैं लेकिन उसके बराबर में अगर आप विटामिन ले रहे हैं शरीर में तो वो क्या होता है? वो सहायक आने, आपके शरीर की क्षतिपूर्ति जो होने वाली है उसको, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता हो या आपके शरीर में जो भी उपापचय या अपापचय क्रिया होता है उस सबको क्या करता है? वो कंट्रोल करते रहता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सहायक आहार भी कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत समझ रहे हैं ना? उड़ रहा ऊपर से। चलिए आगे बता दिया, क्वेश्चन है कि मानव शरीर, विटामिन जो है मानव शरीर के द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं? ये नहीं किए जाते हैं। एक दो विटामिन है, के और डी। विटामिन के और विटामिन डी जो है इसके अपवाद हो जाएंगे। और इसको आगे चल के जो है विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। कुछ जो है वो जल में घुलनशील होते हैं और कुछ जो है वो वसा में घुलनशील होते हैं। तो बी और सी किस में होते हैं? घुलनशील, जल में घुलनशील होते हैं। और बाकी जो बच गया ए, डी, ई के जो है सब वसा में। और विटामिन बी की बात कीजिएगा तो विटामिन बी का जितना भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये सब किस में घुलनशील होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। चलिए अब बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थायमीन जो है विटामिन B1 का रासायनिक नाम हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिए, किलोसिस रोग जो होता है किसकी कमी से होता है? B2 की कमी से होता है। B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? किलोसिस रोग होता है। किलोसिस रोग जो है विटामिन B2 की कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? ये आपको इसका राइबोफ्लेविन जो है इसकी क्या हो जाएगा? विटामिन B2 का रासायनिक नाम हो जाएगा। बताइएगा पेलेग्रा रोग B3, और इसी को क्या कहा जाता है? नियासिन भी कहा जाता है। और ये पेलेग्रा रोग जो है ना, ये आपको BPSC शिक्षक भर्ती का जो है 9, 10 का जो साइंस स्पेशल से पूछा हुआ था कि देखिए ऑप्शन दे रखा था, इनमें से किसकी कमी से पेलेग्रा रोग होता है? ऑप्शन में विटामिन B3 भी था और नियासिन भी था। तो जो अच्छा से स्टडी कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन का लेवल कुछ नहीं था लेकिन घुमा घुमा के ऐसा लपेटे हुआ था कि आप देखिएगा तो आप तो आंसर की भी कल उसका आने वाला है। किसका? 9,
10th का जो है उसका आंसर की, माध्यमिक उच्च माध्यमिक नहीं सिर्फ माध्यमिक स्तर का जो है आंसर की जो है आने वाला है। स्टेट का तो कब का आ चुका है, ये बीपीएससी रिजल्ट नहीं न दिया है लेकिन आंसर किया गया है। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि देखिए जनन क्षमता की कमी विटामिन ई के साथ साथ एक और विटामिन हो जाएगा विटामिन B5। विटामिन B7 को H भी कहा जाता है, लेकिन B5 की कमी से जो है ना, जिसको पैंथोनिक एसिड कहा जाता है B5 को, इसकी कमी से जो है ना, H को बायोटिन का, इसकी कमी से जो है आपको जनन क्षमता में कमी, अस्थमा, तनाव उनाव जो है इसी के कमी से होता है, B5 की कमी से। और B5 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, पेंटाथोनिक एसिड जो है विटामिन B5 का रासायनिक नाम हो जाएगा। चलिए आगे बताइए B6 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, पायरिडॉक्सिन जो है B6 का रासायनिक नाम हो जाएगा। चलिए आगे बताइए B12 क्या हो जाएगा, साइनाकोबालामिन, क्या हो जाएगा, साइनोकोबालामिन। और ये क्वेश्चन 6 to 8 में जो रद्द हो गया एग्जाम, पहले वाला शिफ्ट में पूछा हुआ था कि किसका कौन सा विटामिन का नाम जो है साइनाकोबालामिन था, और उसका कोबालामिन न देके साइनोकोबालामिन न देके सिर्फ कोबालामिन दिया हुआ था, ठीक है ना। तो कोबालामिन रहे या साइनोकोबालामिन रहे, आंसर क्या होगा, विटामिन B12 ही लेके आ जाना है। चलिए आगे कौन विटामिन, 12 कौन, 12 B12, ठीक है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि विटामिन B7 इसका जो है ना एक और नाम हो जाएगा H, और इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, बायोटीन हो जाएगा, ठीक है ना। और इससे जो है ना चर्म रोग, कौन सा रोग, चर्म रोग, और बाल झड़ना, कौन सा झड़ना, बाल झड़ना, B7 से क्या होता है, बाल झड़ता है, चर्म रोग होता है। और बाल झड़ने के लिए अभी एक बहुत ही अच्छा सा रैंप चला हुआ है, रायता फैला हुआ है पूरे यूट्यूब पर। यूट्यूब का कोई भी वीडियो खोलिए या फेसबुक का कोई भी ऐड खोलिए, सबसे पहले आपको आदिवासी तेल का ही प्रचार आता है। हमारे द्वारा प्रचार नहीं किया जा रहा है, बशर्ते आप लोग से सावधान रहिए। अगर तेल लगाने से बाल आता तो हमारे बैच के कुछ लोग गंजे अभी नहीं होते। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, एस्कर्बिक एसिड, क्या हो जाएगा, एस्कर्बिक एसिड हो जाएगा। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है, एस्कर्बी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, एस्कर्बी रोग ही होता है, यानी विटामिन सी की कमी से एस्कर्बी रोग ही होता है। तो ये सभी आपको विटामिन जितना भी बी कॉम्प्लेक्स था ये सभी जो है वसा जल में घुलनशील था। अब आते हैं किस में घुलनशील, वसा में घुलनशील। तो विटामिन ए जो किस में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। बात नहीं कीजिए बाबा, बात नहीं कीजिए। विटामिन ए जो है क्या, छोड़िए ना, हम तो पहले ही बोल देना कि इसका तो अब समस्या उसको कुछ नहीं करना, उसको वापस कर दीजिए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, रेटिनॉल हो जाएगा। आगे पता चला क्वेश्चन, रतौनी किसी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। B1 नहीं, विटामिन ए की कमी से रतौनी रोग होता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, एगो और होता है केरोटोमेसिया रोग, ये भी किसी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि विटामिन डी इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। और जो है ना बच्चा में इसमें कौन सा रोग होता है, रिकेटस, जिसको कहते हैं सूखा रोग। क्या होता है, उसका पेट निकल जाता है, बाकी चमड़ी उमड़ी जो है वो सूख जाता है, उसको कौन सा रोग कहते हैं, रिकेटस, यानी सूखा रोग उसी को कहा जाता है। अगर आपको देखना हो तो चिमनी में चले जाए, काम जो करते रहते हैं मजदूर सब, उसको देखिएगा विटामिन डी के शिकार हो रहा है, उसके कमी से ऐसा रोग होते रहता है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि जनन क्षमता में कमी, पेशियों में कमजोर, ये सब जो है किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ई की कमी से। और इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, टेकोफेरॉल हो जाएगा, ठीक है। और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन, कौन सा हो जाएगा, फिलोक्विनोन। और चोट लगने पर अधिक रक्त का थक्का न बनना ही विटामिन के की कमी से होने वाला रोग हो जाएगा। चलिए अब बता दीजिएगा हमको एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बता दीजिएगा सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित किसकी उपस्थिति के कारण जो है ये विटामिन डी का निर्माण करता है। ये आपको इसका आंसर हो जाएगा इग्रेस्टेरॉल। इग्रेस्टेरॉल की उपस्थिति के कारण जो है विटामिन डी का जो है वो निर्माण जो है वो करता है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि आंत के जीवाणु जो है ना कौन कौन से हो जाएगा, जिसको जो है आंत के जीवाणु के द्वारा संश्लेषण किया जाता है, कौन सा विटामिन का, B12 का। विटामिन B12 जो हो जाएगा इसके आंत के जीवाणु भी क्या करते हैं, उसको संश्लेषित, आंत के बीमार, आंत के बोल रहे हैं, नहीं आँख नहीं, आंत ही हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा जीवधारियों में विभिन्न पोषिता के आधार पर जो है इसको दो भागों में बांटा गया है, एक हो जाएगा स्वपोषी और दूसरा हो जाएगा परपोषी बोलिए या विषमपोषी बोलिए। तो वे पादप जो जल की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में और खनिज की उपस्थिति में अपना भोजन खुद से बना लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। और जो भोजन पौधे और अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं वो परपोषी या विषमपोषी कहलाते हैं। देखिए आगे चल के जो है ना स्वपोषी को दो भागों में बांटा गया है, पहला हो जाएगा प्रकाश संश्लेषी और दूसरा हो जाएगा रसायन संश्लेषी।
काफ़ी मच्छर है क्या उधर? तो बता दीजिएगा कि वो भी परपोषी, मच्छर भी जाता है वो परपोषी में ही हो जाएगा। देखिए प्रकाश, पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 के अतिरिक्त जो है वो जल से कुछ कार्बनिक पदार्थों के लेकर जो भोजन बनाता है वो क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी हो जाएगा। और जो अपना भोजन रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग करके बनाता है वो क्या हो जाएगा? रासायनिक स्वपोषी हो जाएगा। यानी स्वपोषी को भी दो भागों में बांटा गया है, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी और रासायनिक स्वपोषी। तो जो प्रकाश और CO2 की उपस्थिति में जो भोजन बनाता है वो क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी। और जो रासायनिक ऊर्जा की उपस्थिति में भोजन बनाता है वो रासायनिक स्वपोषी जो है वो कहलाता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बता दीजिएगा। इसके बाद विषमपोषी को भी आगे चल के दो भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा परजीवी और दूसरा हो जाएगा मृतजीवी। देखिए ऐसे जीव जो अन्य किसी जीव के मेजबान पर रहते हैं, यानी उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, वो क्या कहलाएगा? परजीवी कहलाता है। और मृतजीवी वो होता है जो मृत हुए व्यक्ति मतलब शरीरों से अपना अपघटन करके अपना भोजन प्राप्त करता है, वो मृतजीवी कहलाता है। कोई तकलीफ? अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि एक परजीवी दूसरे परजीवी के ऊपर आश्रित रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उपपरजीविता कहलाती है। यानी एक दूसरे पर आजीवित रहने पर ही प्रक्रिया क्या कहलाती है? उपपरजीविता जो है यह कहलाती है। चलिए अब आते हैं, एक क्वेश्चन है जो कि कीटभक्षी पादप, जो कि सुनते जाए कोई पौधा जो कीट भी खाता है, तो बता दीजिएगा कि ये पादप जो है ना कीटभक्षी होते हैं। उनका पत्तियां जो है ये घड़े के आकार का बना होता है। कैसा बना होता है? घड़े के आकार का बना होता है, जिसमें अनेक अनेक रोम पाए जाते हैं। और जब कोई कीट इस रोम में फंसता है तो इसमें घड़े में उपस्थित पाचक रस जो है उसको अपने द्वारा अवशोषित कर लेते हैं और ये इसको जो है अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। अब बता दीजिएगा, अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। ये चैप्टर अब खत्म हो गया, यानी छोटा सा चैप्टर था। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उसको बताइएगा कि जल को कौन सा आहार कहा जाता है? फ्री कैलोरी आहार कहा जाता है। क्या कहता है? फ्री कैलोरी आहार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इससे कोई ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। जल को फ्री कैलोरी आहार कहा जाता है और विटामिन को सहायक आहार कहा जाता है। क्या कहता है मैं बाबू? सहायक आहार। देखिए हर चीज़ आप हर वक्त पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग के द्वारा जो बताया जा रहा है वो हर जगह अवेलेबल होने वाला नहीं है। विटामिन को क्या कहा जाता है? सहायक आहार कहा जाता है। और जल को फ्री कैलोरी आहार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जल से कोई कैलोरी जो है वो नहीं मिलती। अगर आप 1 लीटर पीजिए या 1 गिलास जल पीजिए या 1 बूंद पीजिए, आपको कोई कैलोरी मिलने वाला नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रोटीन जो है ना किस अम्ल से निर्माण होता है? एमिनो अम्ल के निर्माण से प्रोटीन का निर्माण होता है। और अमीनो अम्ल जो है मानव शरीर में संग्रहित रहते हैं नहीं रहते हैं? ये मानव शरीर में संग्रहित जो है वो नहीं रहता है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि जंतु और वनस्पति स्रोतों में किसका सबसे अधिक जो है ना ये आपको सबसे अधिक अंश जो है हरी पत्तियों से मिलता है? लोहा का। लोहा का सबसे अधिक अंश किससे मिलता है? ये हरी पत्तियों से मिलता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, पपीता में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। सिर्फ अगर पपीता की बात करेगा तो विटामिन सी। अगर उसमें पक्का लगा दे, उसी में पक्का लगा दे तो विटामिन ए हो जाएगा। मुख्य रूप से विटामिन ए हो जाएगा, सब तो पाया जाता है। जब हरा पपीता की बात करेंगे, कच्चा पपीता की बात करेगा तो विटामिन सी। और सिर्फ पपीता की बात करेगा तो भी विटामिन सी की ही चर्चा हो जाएगी। हाँ पका हुआ सब में ए हो जाएगा। चलिए सब में अकेला हो चाहे कुछ हो। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि जीवित पदार्थ में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। और कार्बनिक पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा किसकी पाई जाती है? प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। अब एक और क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस बुक का। बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति घी को वनस्पति तेल में हाइड्रोजन को अलग से मिलाकर तैयार किया जाता है और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। और इसमें कौन सा गैस लगता है? हाइड्रोजन गैस लगता है। देखिए इससे आपको बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन बनता है और कुछ क्वेश्चन हम इसमें जो आपको दिया हुआ है अभ्यास प्रश्न के रूप में उसको कराने का प्रयास कर रहे हैं। बताइएगा दूध का सबसे घटिया स्रोत कौन सा विटामिन हो जाएगा? विटामिन सी जो है दूध का सबसे घटिया स्रोत हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा कि विटामिन जो रक्त के थक्का बनने में प्रभावी होता है वो कौन सा हो जाएगा? विटामिन के हो जाएगा। और उसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? फिनोक्विनोन हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा कि विटामिन जिसमें बताइएगा विटामिन कौन से विटामिन को ऑर्गी कैल्सीफेरॉल कहा जाता है? D2 को। विटामिन डी का 2 कॉम्प्लेक्स होता है, D2 और D3 आता है। D2 और D3 आता है, इसमें D2 को जो है ऑर्गी कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। इंसुलिन एक प्रकार का क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। इंसुलिन एक प्रकार क्या होगा? प्रोटीन हो जाएगा।
हाँ, हार्मोन भी है। आगे बता दीजिएगा, ऑप्शन में इसलिए हुए हैं, बता दीजिएगा मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचरित होता है? यकृत में संचरित कौन होता है? विटामिन ए। और इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। हाँ, रतौंधी आँख में होता है, अलग अलग नहीं होता है। अलग अलग हो गया तो आपका शरीर का मानवीय विकार हो जाएगा वो। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन जो है यह किस अंग में प्रारंभ होता है? ये अमाशय में। देखिए प्रोटीन का पाचन आरंभ कहाँ से होता है? अमाशय से ये आपको प्रोटीन का पाचन आरंभ हो जाता है। और आपको ये भोजन का पाचन कहाँ होता है? मुख्य रूप से कहाँ होता है? ये छोटी आंत में जाके हो जाए खत्म हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि कौन सा विटामिन जो है मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार होता है? विटामिन के। रक्त के जमने में क्या होगा? ये जिम्मेदार होता है। चलिए आगे बता दीजिएगा विटामिन मुख्यतः क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। चलिए कोई दिक्कत अनिल बाबू। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि किस विटामिन को किस समूह को जो है ना सहायक आहार का कारक भी कहा जाता है? विटामिन को क्या कहा जाता है? सहायक आहार का कारक भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सबसे अधिक किसमें होती है? वसा में सबसे अधिक मात्रा जो है कैलोरी की होती है। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि सेब का हृदय रोगियों के लिए कौन सा यौगिक जो है महत्वपूर्ण होना चाहिए? इसमें पोटेशियम की मात्रा जो है महत्वपूर्ण। उससे हृदय के रोगियों के लिए पोटेशियम का होना जरूरी है, क्योंकि हृदय स्पंदन जो है उसमें तत्वों की कमी जो है वो तत्वों की अधिकता जो किसकी होती है? पोटेशियम की होती है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि किस सब्जियों में सबसे अधिक विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन सुन लीजिए। मिर्ची में, कुम्हारे में, मटर में और मूली में। तो मिर्ची में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? ये मिर्ची में हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा कि किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? लोहा में, कैल्शियम में, आयोडीन में या सोडियम में? तो सोडियम, ये लोहा में जो है विटामिन सी अवशोषण में क्या करता है? ये मदद करता है। चलिए आगे बता दीजिएगा किस विटामिन में कौन सा विटामिन जो है हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता है? ए, डी, ई, के, सी जो है हमारे शरीर में जो है भंडारित नहीं रहता है। ये हमारे एक्सटर्नल एनर्जी के द्वारा हम इसको जो है ले सकते हैं। कोई दिक्कत? बहुत टेंशन में जी रहा है तुम। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि रक्त का थक्का जो है बनने में किस विटामिन से होती है? ये क्वेश्चन के वाला क्वेश्चन 3 बार अब तक आ चुका है। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन जो है सपना को अधिक समय तक याद रखने में सहायता करता है? विटामिन B6। और इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? पायरिडॉक्सिन जो है इसका विटामिन सी का नाम हो जाएगा। सपनों को अधिक समय तक याद रखने में क्या करता है? काम करता है। कुछ लोग सपना देखते हैं, सुबह उठते भूल जाते हैं, उसमें विटामिन B6 की कमी जो है अधिक मात्रा में रहती है। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत इनमें से कौन है? ऑप्शन सुन लीजिए पहले, बादाम ऑप्शन में नहीं देंगे। हाँ देखिए क्या बात है, अंकुरित गेहूं जो है, देखिए लाइन बाय लाइन लगता है क्वेश्चन याद करके आ गए हैं। ये तार का तेल, नारियल का तेल, अंकुर गेहूं का तेल, राई या सरसों का तेल। तो ये विटामिन ई जो है अंकुर तेल, क्या बोले, अंकुर गेहूं का तेल जो है इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि इनमें से किसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक हो जाएगी? अरहर में, सोयाबीन में, उड़द में या गेहूं में? सोयाबीन में। और सोयाबीन कैसा प्रोटीन है? गैर पशु प्रोटीन। गैर पशु प्रोटीन ऐसा हो जाएगा इसमें, गैर पशु प्रोटीन हो जाएगा इसमें जो है आपको क्या नहीं पाया जाता है? अमीनो एसिड जो है वो नहीं पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता नहीं, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन जो है सबसे अच्छा स्रोत हो जाएगा? तो पूछ ही दिए अभी। सोयाबीन, चावल, सेब, मूंगफली, इनमें से कोई नहीं, तो ये सोयाबीन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। उसका टाइम बढ़ गया जिस समय आप नहीं आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। इसलिए बोलते हैं रोज क्लब आया कीजिए, हम लोग से अपडेटेड रहा कीजिएगा, बीच बीच में उंगली मत किया कीजिए। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, ये कहानी सुनिएगा उंगली मार डाकू वाला, गौतम बुद्ध से संबंधित है। चलिए मानव के बाल और नख में कौन सा प्रोटीन पाया, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कीरेटिन पाया जाता है। कैरोटीन गाजर में पाया जाता है, कीरेटिन हो जाएगा। नख और बाल में क्या पाया जाता है? कीरेटिन पाया जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि गेहूं में रोटी बनाने के लिए जो है ना कौन सा गुण प्रभावित करने वाला पदार्थ है? तो ग्लूटीन, ग्लोबुमिन, उसके बाद ग्लाइसिन और लाइसिन। ये ग्लूटीन जो है गेहूं की रोटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और ये आपको प्रभावित करने वाला कारक भी हो जाएगा। गेहूं में वही पाया जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं?
किसकी उपस्थिति के कारण? तो ये एमाइलेज की उपस्थिति के कारण जो क्या होता है, बासमती चावल बनाने के बाद क्या होते हैं, लंबे लंबे हो जाते हैं। चलिए आगे बता दीजिएगा, भैंसी के दूध में कितना % औसत वसा की मात्रा पाई जाती है? 7.2। 7.2 जो है ये भैंसी के दूध में आवश्यक वसा जो है पाई जाती है। और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन सुन लीजिएगा कि किस विटामिन का स्रोत जो है, ये आपको विटामिन ए ऐसे निम्नलिखित में से कौन जो है विटामिन ए का स्रोत नहीं है? तो आम, पपीता, गाजर और दूध। तो दूध जो है विटामिन ए का स्रोत जो है वो नहीं हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा कि अल्फा केराटिन जो है ना एक प्रकार का प्रोटीन है और ये कहाँ पाया जाता है मानव शरीर में? त्वचा में पाया जाता है। अल्फा केराटिन कहाँ पाया जाता है? ये त्वचा में पाया जाता है। तो जो भी होमवर्क दिया गया था उसके माध्यम से दृष्टि पब्लिकेशन का जो चैप्टर था जीवों में पोषण, उसको संपूर्ण रूप से हमारे द्वारा ख़त्म कर दिया गया है। क्लास कैसा लगा ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे द्वारा प्रयास किया गया वो आपको हृदय के साथ साथ दिमाग में घुसा कि नहीं, वो बताने का प्रयास अब आपको लोग करना है। बाकी क्लास को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। तो इसी तरीके से हमारे क्लास को फॉलो किया कीजिए। और शुरू में जिस प्रकार हमने विद्युत में आपको बताया भी था कि अल्टरनेट डे करके जो है BSPS के साथ साथ जो है आपको ALP और टेक्नीशियन का बैच भी जो है ये साइंस के बुक के माध्यम से देखने को मिलने वाला है। इसलिए सभी लोग इसी हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो किसी और साथी को जोड़ने का प्रयास किया कीजिए, क्योंकि यहाँ जो है टेस्ट देने के बाद जो डिस्कशन के बाद जो है डेली जो है आपको रात में 9:30 से 10 के बीच में जो आपको FMSC टेलीग्राम चैनल पर जो है आपको जो है टेस्ट लगाने का भी सुनहरा मौका मिलता है। तो उसमें सभी लोग जुड़ा कीजिए और उस टेस्ट को बना के सफल बनाया कीजिए। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में, इसके अगले वीडियो के साथ। तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।